इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र की विचारधारा जानेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र की जो विचारधाराएं होती हैं अलग अलग होती हैं। आपके सामने जो लिखा हुआ है बोर्ड पे 4 विचारधारा दे रखी हुई है। धन संबंधी विचारधारा, कल्याण संबंधी विचारधारा, दुर्लभता संबंधी विचारधारा और विकास संबंधी विचारधारा। ये 4 मुख्य विचारधाराएं हैं जो अर्थशास्त्र के अंदर जो होती हैं। और एग्जाम पॉइंट व्यू से हम इसको जानेंगे कि ये विचारधारा किस किस अर्थशास्त्र ने दे रखी है। क्योंकि टीजीटी के एग्जाम में और बहुत जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें अक्सर इनकी विचारधारा पूछ ली जाती है कि धन संबंधी विचारधारा जो है किस व्यक्ति की है, या कल्याण संबंधी विचारधारा, या दुर्लभता संबंधी विचारधारा, या विकास संबंधित विचारधारा किस व्यक्ति की है। और ऐसे प्रश्न आपको भर भर के मिलेंगे। आप चाहें तो प्रीवियस पेपर देख सकते हैं, आपको भर भर के मिलेंगे। तो दोस्तों इसमें हम पूरा क्लियर करेंगे और पूरा जानेंगे कि ये विचारधारा किस किस व्यक्ति की है और इसके अंदर हम पूरा टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जो पहला आपका विचारधारा है वह है धन संबंधित विचारधारा। प्राचीन अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र के मुख्य विषय धन तथा धन से संबंधित क्रियाएं हैं। यह याद रख लीजिएगा, प्राचीन अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र के मुख्य विषय धन तथा धन संबंधित क्रियाएं हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के अनुसार या पुराने अर्थशास्त्र, प्राचीन अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है, तो आप क्या कहेंगे? धन तथा धन संबंधित क्रियाएं, याद रखिएगा। और अब हम ये भी जान लेते हैं कि इनमें जो इस विचारधारा के जो समर्थक हैं, जो ये मानते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो उसका मुख्य विषय धन तथा धन संबंधित क्रियाएं हैं, उनमें कौन कौन से अर्थशास्त्री हैं। तो पहले आपके हैं एडम स्मिथ। आप जानते हैं एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। और दूसरे हैं जेबी से, तीसरे हैं आपके नासू विलियम सीनियर, और चौथे हैं वाकर, और पांचवें आपके हैं जेएस मिल। ये 5 प्रमुख हैं जो वह यह मानते हैं कि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय धन तथा धन संबंधित क्रियाएं हैं। इनके नाम याद रख लीजिएगा। अब आगे हम इन्होंने इसके विषय में क्या क्या कहा है या क्या क्या कथन कहा है जिससे यह बात सिद्ध होती है। क्योंकि एग्जाम में इनके नाम के अलावा खासकर इनके विचार जरूर पूछे जाते हैं, खासकर जो आप हाई लेवल एग्जाम करेंगे अर्थशास्त्र के और विषय लेकर करते हैं। तो अब हम जानेंगे इन्होंने धन संबंधी विचारधारा के बारे में उन्होंने क्या क्या विचार अपना रखा है, क्योंकि वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम जानेंगे एडम स्मिथ के बारे में या उनकी विचारधारा के बारे में, और इनको आप परिभाषा भी कह सकते हैं आप। इन्होंने धन के संबंध में क्या अपनी बातें रखी थी। देखिए एडम स्मिथ जो है उनको अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। 1776 ईस्वी में उन्होंने अपनी पुस्तक इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में लिखा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थात इकोनॉमिक इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। इसके बाद हम यह भी जान लेते हैं कि एडम स्मिथ ने धन संबंधी क्रियाओं के बारे में क्या कहा है और उसका क्या अर्थ बताया है। धन संबंधी क्रियाओं को उन्होंने बताया है कि धन को उत्पादन, अर्थात धन का उत्पादन मतलब जहां से आप धन कैसे बनाएं, धन कहां से बने, कैसे बने। जैसे मान लीजिए अगर धन जो इंसान कमाने के लिए क्या करता है, बड़े से व्यवसाय करता है, तो एक तरह से क्या करता है, धन का उत्पादन करता है, क्योंकि उसको धन की जरूरत है। अगर कार्य नहीं करेगा तो धन मिलेगा नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे आप? धन का उत्पादन। यानी जो व्यक्ति कोई काम करता है और उससे क्या अपनी आय अर्जित करता है, वह क्या है? धन का उत्पादन है। यानी प्रोडक्शन के लिए, जैसे मान लीजिए कोई कच्चा माल हो गया, जैसे आप कपड़े पहनते हैं, कहीं फैक्ट्री में बनाया जाता है, तो जाहिर सी बात है जो फैक्ट्री का मालिक है यह जरूर सोच के बनाता है कि जो कपड़े हैं वह बनेंगे तो आगे जाके बिकेंगे, और बिकेंगे क्या होगा? उसको धन मिलेगा। तो इस तरह से धन का उत्पादन होता है। और जब धन का उत्पादन होता है तो क्या होगा? एक्सचेंज भी होगा, यानी विनिमय होगा। यानी कहने मतलब क्या है कि अगर जब जाएंगे तो आप कुछ चीज खरीदेंगे, जैसे मान लीजिए आप अगर दुकान पर जाते हैं 2 रुपए बिस्कुट खरीदते हैं, तो क्या होता है, जो बिस्कुट वाली कंपनी होती है उसके पास उसका पैसा चल जाता है, दुकानदार का पैसा चल जाता है, और आपका क्या होता है, आपका जो धन होता है उसके पास एक्सचेंज हो जाता है। यानी आप धन के बदले कुछ वस्तु खरीद लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंज कहते हैं। आपका दूसरा है वितरण। वितरण मतलब क्या होता है? बांटना। मतलब जो प्रोडक्शन होती है उसे आप क्या करेंगे, जब विनिमय करेंगे उसे क्या होगा? वितरण। हर जगह जो प्रोडक्शन होती है हर जगह बढ़ती है, तो आज सभी लोगों को बांटा जाता है। और चौथा क्या बता रहे हैं? उपभोग। यानी कहने मतलब क्या है कि कोई चीज बनी, कंपनी में कोई चीज बनी और उसके बाद क्या हुआ? दुकान पे आई, दुकान पे आने के बाद दुकानदार उसको बेचा, दुकानदार ने पैसे कमाया, और जिसने दुकानदार से वस्तु खरीदी, और वस्तु खरीदी मतलब क्या करेगा? उपभोग करेगा। जैसे आप मान लीजिए आप शोरूम में जाते हैं, आप कपड़ा खरीदते हैं तो क्या करें? कपड़ा पहनते हैं। और आप किसी बर्गर या चाउमीन या फिर आजकल जो ड्रिंक वगैरह, चाय वगैरह, कॉफी, समोसा जो भी आप खाने पीने जाते हैं, वो जब दुकान में जाते हैं तो क्या करते हैं? आप उसका उपभोग करते हैं। तो एडम स्मिथ के अनुसार धन संबंधित क्रियाओं का अर्थ धन को उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं उपभोग संबंधित क्रियाओं से है। यानी एडम स्मिथ ने सारा बता दिया कि यही क्या है, धन संबंधित क्रियाओं का अर्थ यही होता है। तो दोस्तों ये थे पहले हमारे विचारक। अब हम देखते हैं दूसरे विचारक कौन है और क्या अपनी बात रखते हैं, उनकी परिभाषा क्या हो सकती है।
अगले विचारक हैं जेबी से। इनके अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो संपत्ति की विवेचना करता है। याद रखिएगा, जेबी से के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो संपत्ति की विवेचना करता है। इंग्लिश में हम कहेंगे इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच ट्रीट ऑफ वेल्थ। खासकर जो इंग्लिश मीडियम वाले जरूर नोट करेंगे, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच ट्रीट ऑफ वेल्थ। और इसके बाद है वाकर। वाकर के अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध धन से है। अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किससे है? धन से है। इकोनॉमिक्स इज द बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज रिलेटेड टू वेल्थ। तो दोस्तों ये थे विचारक। अब हम आगे जो विचारक रहेंगे उनके बारे में जानेंगे। अगला है कल्याणकारी संबंधित विचारधारा। प्राचीन अर्थशास्त्र की परिभाषा को दूर करने के लिए कल्याण संबंधी विचारधारा प्रस्तुत की गई। जैसे प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने यह बताया था कि जो अर्थशास्त्र का संबंध केवल धन से है और किसी चीज से नहीं है, परंतु इसकी कमियां देखिए, क्योंकि धन का संबंध सिर्फ अर्थशास्त्र धन का संबंध नहीं है, उसका संबंध तो मानव कल्याण से भी है। क्योंकि जो मानव कल्याण अगर नहीं होगा तो धन की प्राप्ति क्या करेंगे आप? मान लीजिए अगर आपके पास आपने करोड़ रुपए कमा लिया और आपको सुख नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप कोई कल्याण तो क्या करेंगे? इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए जो कुछ अर्थशास्त्रियों ने क्या किया, मिलकर एक नई विचारधारा प्रस्तुत की। उसका नाम क्या रखा? कल्याण संबंधी विचारधारा। इस विचारधारा के अनुसार क्या है, मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल संपत्ति प्राप्त करना नहीं है। मतलब जो मानव जीवन है उसका अंतिम उद्देश्य केवल संपत्ति प्राप्त करना नहीं है, अतः यह एक साध्य का साधन मात्र है और वह साध्य है मानव कल्याण। यानी जो धन है केवल एक साधन मात्र है मानव कल्याण के लिए और कुछ भी नहीं है। और इसमें बहुत प्रमुख आते हैं कल्याण संबंधी विचारधारा का समर्थन करते हुए जिन्होंने विचार प्रस्तुत किया है, उनका नाम है मार्शल। हम मार्शल की विचारधारा के बारे में जरूर जानेंगे। मार्शल ने अर्थशास्त्र में धन की अपेक्षा मानव तथा मानव कल्याण को प्रमुख स्थान दिया है। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है। वह कहते हैं कि अर्थशास्त्र जीवन में साधारण व्यवसाय में मानव के कार्यों का अध्ययन है। यह मनुष्य के उन व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्यों की जांच करता है जिसका कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उपभोग के घनिष्ठ संबंध है। तो यह थे मार्शल के विचार जिन्होंने अपनी पुस्तक में इस कल्याणकारी शब्द की एक अच्छी खासी परिभाषा दी है। अब दोस्तों हम कुछ और जानेंगे, जो कुछ और अर्थशास्त्री हैं जो कल्याण संबंधित अपनी विचारधारा बताएंगे। कल्याण संबंधित विचारधारा के अगले विचारक हैं प्रोफेसर AC पिगू। इनके अनुसार हमारी परीक्षा का क्षेत्र सामाजिक कल्याण के उस अंश तक सीमित रहता है जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मुद्रा रूपी मापदंड से संबंध स्थापित किया जाता है। अतः यह कहते हैं कि जो हमारी परीक्षा का जो क्षेत्र होता है वह सामाजिक कल्याण के उस अंश तक सीमित रहता है, यानी समाज कल्याण के उस दायरे तक सीमित रहता है जहां पर सीधा या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से क्या होता है, उसका रूप होता है वो मुद्रा रूपी मापदंड से क्या होता है, संबंध स्थापित करता है। तो ये थे प्रोफेसर AC पिगू के अनुसार। अगले हैं एडविन कैनन। इनके अनुसार राजनीतिक अर्थशास्त्र का जो उद्देश्य है यानी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का जो एम है वह उन सामान्य कारणों की व्याख्या करना है जिन पर मानव का भौतिक कल्याण हो या कल्याण से है। अतः कहने का मतलब यह है कि यह भी कल्याण की बात ही कर रहे हैं। तो ये थे 3 विचारक जो कल्याण संबंधी अपनी विचारधारा प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस हमने जो मेन जो विचारक हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार इंपॉर्टेंट जाते हैं, हमने बस उनको इस वीडियो में कवर किया है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगली विचारधारा की तरफ। अगली विचारधारा है दुर्लभता की विचारधारा। इस विचारधारा के प्रतिपादक जो है प्रोफेसर न्यूलैंड रॉबिन्स थे। प्रोफेसर रॉबिन्स द्वारा 1932 में प्रकाशित उनकी पुस्तक में उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो साध्य एवं सीमित साधनों जिनका वैकल्पिक प्रयोग होता है के संबंध के रूप में मानव आचरण का अध्ययन करता है। कुल मिला क्या होता है कि उनका मानव के आचरण रूप में अध्ययन करते हैं और ये इंग्लिश में कहते हैं एन इजी ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूसेस। ये इनका इंग्लिश में कहने का मतलब है। और जो हिंदी में आपके लिखा गया नीचे, आप चाहे दोनों जिसको समझ आता हो आप नोट कर सकते हैं। और सिंपल सी बात, इनकी जो विचारधारा यह कहती है कि मानव का आचरण का अध्ययन करता है। ये बात याद रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से। आपके सामने ये रहा प्रीवियस ईयर का एक प्रश्न है। विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए साधनों की दुर्लभता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है। यह कथन किसका है? पॉल ए सैमुएल्सन, J.S. कीन्स, रॉबिन्सन या मार्शल?
क्या ध्यान दीजिएगा, अभी इसी वीडियो में मैंने लास्ट वाली थ्योरी पढ़ाई थी, याद रखिए कौन सी थ्योरी थी, कुछ याद आया? क्या वीडियो पॉज करिए, सोचिए। उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो मैंने बताया था, मैंने थोड़ा नाम पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है? मानव आचरण, मानव आचरण, और किसका है? दुर्लभता, दुर्लभता मानव आचरण। थोड़ा की पॉइंट समझिए वर्ड का, आप शायद समझ गए होंगे, कुछ लोग समझ भी गए होंगे। देखिए ये जो है कथन है रॉबिन्सन का है। अभी हमने इस वीडियो में हमने इनकी जो थिंकिंग पढ़ी थी, यानी इनकी थॉट पढ़ा था हमने, इन्होंने जो बताया था विकास समझ सिद्धांत के बारे में, तो ये कथन किसका है? रॉबिन्सन जी का है। और दोस्तों के साथ हम ये भी जान लेंगे और कौन से विचारक हैं जो मानव आचरण को मतलब समर्थन करते हैं या उसका विचार को प्रस्तुत करते हैं। देखिए उनमें नाम जो आ रहा है, एक है लर्नर का, थोड़ी स्क्रीन छोटी हो चुकी है, बड़ी करनी चाहिए थी, चलिए कोई बात नहीं। एक है लर्नर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। एक है लर्नर, दूसरे हैं एरिकाल, और तीसरे हैं विकिसर। देखिए रॉबिन्स के अलावा ये जो तीन हैं अर्थशास्त्री, ये भी क्या करते हैं? इस बात का समर्थन करते हैं या इस विचार को प्रस्तुत करते हैं कि विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए साधनों की दुर्लभता का मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है। ये तीनों जो थिंकर हैं इस बात को मानते हैं। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार घुमा फिरा के इनका हो सकता है सीरीज से पूछ सकता हो, या इनका आगे पीछे सीक्वेंस से पूछ सकता हो, ये भी पूछ सकता हो कि एरिकल के अनुसार दुर्लभता मानव आचरण की एक विश्वव्यापी समस्या है या नहीं, बता सकते हैं। आगे पता नहीं आगे एग्जाम कैसा हो, पर आप एग्जाम के लिए थोड़ा याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, किसने कहा था कि इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है? ध्यान सुनिएगा, किसने कहा था इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है? आपके सामने है एडम स्मिथ, जेके मेहता, मार्शल रॉबिन्सन। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और उसके बाद बताएं क्या होगा। सोच लिया आपने? इसका जवाब होगा जेके मेहता। यह भारतीय अर्थशास्त्री हैं, और याद रखिएगा इनका जो थॉट है या थिंकिंग है या इनके जो विचार हैं आपको यूपी टीजीटी के अंदर और अन्य टीजीटी के अंदर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि यह इंडियन है, इसलिए इनके विचार को याद रखिएगा। ये किसका कथन है? यह है जेके मेहता जी का। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा किसकी देन है? यानी अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा किसने दी है? पहला ऑप्शन आपका है पॉल ए सैमुअल्सन, दूसरा है जे एस किन्स, तीसरा रॉबिन्स और चौथा मार्शल। बताइए किसकी हो सकती है? हमने अभी इसी वीडियो में सारी विचारधारा पढ़ी है, और आप देखेंगे, आप जानेंगे और समझेंगे। और आप पुराने जो नोट्स आपने नोट किए होंगे तो देखिए ध्यान से, ये जो विचारधारा है ये पॉल ए सैमुअल्सन की है। बिल्कुल राइट जवाब यही होगा। ये विचारधारा किसकी देन है? पॉल ए सैमुअल्सन की। अगला प्रश्न आपके सामने है, यह कह रहा है धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, यह लक्ष्य का एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है। यह किसका कथन है? डी रिकार्डो का, एडम स्मिथ का, मार्शल का, जेबीसे का? जरा सोचिए, अगर समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं। मानव कल्याण किसने कहा है? मानव कल्याण जिन्होंने अच्छे से पढ़ा वो समझ गए होंगे, यह कथन है मार्शल का। ठीक है, जो मानव कल्याण की थ्योरी है अर्थशास्त्र के अंदर वह मार्शल की देन है, और ये कथन भी किसका है? मार्शल का। अगला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि आवश्यकताओं की प्राप्ति अति आवश्यक होती है, संसाधन प्राप्ति प्रदत्त होते हैं, संसाधनों के वैकल्पिक स्रोत होते हैं, या संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है। या सोचिए और बताइए इसमें क्या आंसर होगा। सोच लिया होगा आप लोगों ने। देखिए अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है। चयन मतलब क्या होता है? किसी चीज का चुनाव करना। थोड़ा प्रश्न को समझिए, किस चीज का चुनाव करने की समस्या उत्पन्न होती है, और किसी चीज का चुनाव अब तब समस्या कब उत्पन्न होती है जब किसी एक वस्तु के ज्यादा स्रोत होते हैं, एक वस्तु ज्यादा उपयोग होते हैं, तब उसका आप थोड़ा समस्या उत्पन्न होती है आखिर इस वस्तु का हम क्या क्या प्रयोग करेंगे। तो आप मेरे ख्याल समझ गए होंगे इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा संसाधनों के वैकल्पिक स्रोत होते हैं, यानी जो संसाधन होते हैं उसके स्रोत क्या होते हैं? वैकल्पिक होते हैं।
ठीक है। जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी से आप फर्नीचर बना सकते हैं, बेड बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं, ठीक है। पर आप जानते हैं संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, संसाधनों के वैकल्पिक स्रोत। अगला प्रश्न आपके सामने है, अर्थशास्त्र के अध्ययन की आगमन रीति का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑस्ट्रेलियाई विचारधारा, जर्मनी की ऐतिहासिक विचारधारा, प्रतिष्ठित विचारधारा, और चौथा है रूसी विचारधारा। जरा सोचिए, यूपी टीजीटी 2021 का प्रश्न है। इसका उत्तर है चौथा, रूसी विचारधारा। जी हाँ दोस्तों, रूसी विचारधारा ही आगमन रीति का इसमें श्रेय दिया जाता है। रूसी विचारधारा से उत्पन्न हुई थी। और एक अर्थशास्त्री हैं रोसर, उनकी पुस्तक है राजनीतिक अर्थशास्त्र। ये 1854 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। ये जो विचारधाराएं हैं, इनका जो मतलब आरंभ होता है इस पुस्तक के आगमन से आरंभ हुआ है। ये भाई कभी नोट कर लीजिए, क्या आपका कई बार पूछ ले, ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और ये भी देख लीजिएगा, ये यूपी पीजीटी का 2021 में आया हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? ध्यान देखिएगा क्या कर रहा है, कथन किसका है? मार्शल का, रॉबिन्स, जेएस मिल, और क्या जेके मेहता का? जरा गौर करिएगा ध्यान से, सोच लिएगा आपने किसका कथन है। यह कथन है रॉबिन्स का। रॉबिन्स ने कहा है क्या कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, ठीक है। उनकी एक पुस्तक है, उसका नाम याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स साइंस। इस पुस्तक में नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इस पुस्तक में रॉबिन्स ने जो अर्थशास्त्र है चुनावी विज्ञान की व्याख्या की है और बताया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? जैसा कि ये पहले हमने जो थिंकिंग है अर्थशास्त्र को, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं। आपको अच्छे से अगर याद ना तो एक बार नोट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अर्थशास्त्र जो जनक हैं वह है मार्शल। जी हाँ दोस्तों, अर्थशास्त्र जनक हैं, उनका नाम क्या है? मार्शल, ठीक है। और मार्शल ने ये कहा है कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। ये भी नोट कर लीजिएगा, धन का विज्ञान किसने कहा है? मार्शल ने कहा है। दो बार याद रखिएगा, ये जनक भी हैं, उन्होंने थ्योरी क्या, धन का विज्ञान है अर्थशास्त्र, ये किसने कहा है? मार्शल ने कहा है। और यूपीटीजीटी 2021 में ये प्रश्न आ चुका है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई है? ध्यान सुनिएगा, अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई है? ऑप्शन आपके सामने है, अर्थशास्त्र कल्याण का अध्ययन का है, या अर्थशास्त्र सीमित का अध्ययन है, अर्थशास्त्र वृद्धि का अध्ययन है, या अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। इनमें से बताइए कौन सा है परिभाषा जिसके लिए इसको घृणित विज्ञान कहा गया है? सोच लिया होगा आप लोगों ने। देखिए, इसमें जो घृणित विज्ञान कहा गया उसे अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है, इसके लिए कहा गया है। क्योंकि जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, या आप कह सकते हैं जो पुराने अर्थशास्त्री थे, प्राचीन अर्थशास्त्री, उन्होंने क्या कहा है, उनका ध्यान सिर्फ यही था कि जो अर्थशास्त्र है वो धन का अध्ययन है। वो उन्होंने ये भूल गए कि धन क्या है? साधन है, ठीक है। और मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बस एक साधन है, मात्र है, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये और कुछ नहीं है। जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे इस बात को भूल चुके थे, इसलिए इसको घृणित विज्ञान कहकर इसकी आलोचना की जाती है। वो अलग की बात है, जो मॉडर्न अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या किया इस चीज को, वो अलग की बात है, जो मॉडर्न अर्थशास्त्री ने इस कमी को दूर कर दिया और उन्होंने इसको कल्याण का अर्थशास्त्र भी कह दिया। तो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ।
तो ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। यह कह रहा है व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है, इसका प्रतिपादन किसने किया है? J.S. मिल, एडम स्मिथ, लुइस या अल्फ्रेड मार्शल? या सोचिए और बताइए। आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका सही जवाब है एडम स्मिथ। जी हाँ दोस्तों, एडम स्मिथ ने व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है का प्रतिपादन किया है। इनका कहने का अर्थ यह था कि जो देश अधिक व्यापार करता है वह ज्यादा विकास करता है, और व्यापार का इनका कहने का सीधा संबंध था उद्योग से। और जब उद्योग स्थापित होते हैं तो क्या होता है? लोगों को रोजगार मिलता है, और जो रोजगार मिलता है तो क्या होता है? लोगों की आय बढ़ती है, और जब आय बढ़ती है तो क्या होता है? लोग वस्तु का भोग करते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा? व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है। इनका नाम क्या है? एडम स्मिथ। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इच्छा विहीनता का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया J.K. मेहता के द्वारा, सैमुअल्सन द्वारा, J.R. हिक्स और A.C. पीगू। इसका जवाब आप लोग जानते होंगे अगर आपने पहले से जो थॉट पढ़ाए थे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्रियों के, जिसने पढ़ा होगा वो जान गया होगा। इसका जवाब है J.K. मेहता। राइट आंसर इज द J.K. मेहता। J.K. मेहता जी कहते हैं कि इच्छा विहीनता यानी इच्छा रहित अर्थशास्त्र वह साधन है जो मानव को इच्छा रहित तक पहुंचाने का पर एक साधन है। कह रहे हैं तो यह कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र वह साधन है जो मानव को इच्छा विहीनता या इच्छा रहित तक पहुंचाता है। सिंपल सी बात है। तो यह है J.K. मेहता जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस प्रश्न को। यह प्रश्न जो है बहुत ही आसान है। पूछ रहा है इनमें से कौन सा संतुलन का एक प्रकार नहीं है। नाम से पता चल रहा है संभावित, स्थिर, अस्थिर, तटस्थ। यानी जो बैलेंसिंग का जो है वो कौन सा टाइप नहीं है? संभावित, स्थिर, अस्थिर या तटस्थ। इसका जवाब है संभावित। जी हाँ, याद रखिएगा संतुलन के तीनों प्रकार हैं। ठीक है, क्योंकि संतुलन क्या होता है? स्थिर होता है, अस्थिर होता है और मीडियम भी होता है। ठीक है, पर संभावित तो नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या होगा? संभावित। चलिए, पीगू के अनुसार स्थिर साम्य क्या उदाहरण है? क्या है? रखा हुआ अंडा, एक सिरे का टिकाया गया अंडा, भारी पेंदी वाला जहाज, या इसमें सभी। सवाल समझिएगा। पीगू के अनुसार स्थिर साम्य का उदाहरण क्या है? रखा हुआ अंडा, एक सिरे का टिकाया गया अंडा, भारी पेंदी वाला जहाज या उपयुक्त सभी। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट ने पढ़ा, जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वह इस बात को समझ पाया होगा। इसका उत्तर है भारी पेंदी वाला जहाज। क्या उत्तर है? भारी पेंदी वाला जहाज। प्रोफेसर पीगू कहते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था में कोई अस्थिरता आ जाती है, जैसे मान लो पहले स्थिर थी, बाद में कोई अस्थिरता आ जाती है, तो क्या होता है? अचानक ही उस अस्थिरता को स्थिर करने के लिए जो शक्तियां होती हैं, जो उसको स्थिति को मतलब और जो डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो शक्तियां होती हैं वह सक्रिय हो जाती हैं, और जो गड़बड़ी होती है ना अचानक ही इकोनॉमिक्स का, और जो गड़बड़ी होती है ना अचानक ही अर्थशास्त्र के अंदर, उसको ठीक कर देती हैं। सिंपल सी बात है, उसको ठीक कर देती हैं और फिर दोबारा जहां से गड़बड़ी हुई थी, जो पहले स्थिति थी, वापस उसको उसी में लेके चली जाती हैं। इसलिए जो भारी पेंदी वाला जहाज है वह बिल्कुल इसके उदाहरण फिर बैठता है। क्योंकि क्या होता है, जब अगर जहाज यहाँ वहाँ होता है तो क्या होता है? उसको दोबारा कंट्रोल करके सही दिशा में ले जाते हैं और जहाज अपने आप चलने लगता है। अगला प्रश्न बहुत मजेदार है, देखिएगा। साम्य से क्या अभिप्राय है? परिवर्तन की स्थिति में या उस स्थिति से है जब उपभोक्ता को अधिकतम उपभोग प्राप्त होता हो। तीसरा है उस स्थिति से है जब उत्पादन न्यूनतम लागत पर होता हो। चौथा है उपरोक्त सभी, यानी इसमें सभी शामिल होंगे। तो पहले जानिए साम्य होता क्या है। देखिए, साम्य वह गति होती है, साम्य वह गति होती है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह गति होती है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता है, सॉरी। ठीक है, आप समझ गए।
साम्य का अर्थ हुआ होता है वह गति से होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इस अवस्था में कोई फर्म या कोई कंपनी कह लीजिए, उस कंपनी को हम तभी साम्य स्थिति कहेंगे, तब सम कहेंगे जब वह उस अवस्था में पहुंच जाए जहां से उसका दोबारा पुनर्गठन ना हो या उस विकास चरम को छू ले जहां से दोबारा उसमें कोई परिवर्तन ना किया जा सके, तो उसे हम बोलेंगे साम्य। और अगला प्रश्न आपके सामने है, मार्शल एवं वालेस की तुलना का उपयुक्त कथन अंकित करें। मार्शल और वालेस दोनों की जो कथन है उनका तुलनात्मक अध्ययन करना है। पहला है, मार्शल जिसे स्थिर संतुलन मानता है, वालेस उसे अस्थिर मानता है। देख लीजिए। दूसरा है, मार्शल एवं वालेस ने अलग अलग आधारों पर विश्लेषण किया है। तीसरा है, मार्शल विश्लेषण वैज्ञानिक है, जो मार्शल का विश्लेषण वो क्या है, वैज्ञानिक है, और वालेस का अवैज्ञानिक है। चौथा है, मार्शल का विश्लेषण क्या है, अवैज्ञानिक है, और वालेस का विश्लेषण क्या है, अवैज्ञानिक है। चौथा है, मार्शल का विश्लेषण अवैज्ञानिक है और वालेस का वैज्ञानिक है। थोड़ा सोचिए और बताइए इसमें से कौन सा सही है। सोच लिया होगा आप लोगों ने। इसमें से पहला सही है, मार्शल जिसे स्थिर संतुलन मानते हैं, वालेस उसे अस्थिर संतुलन मानते हैं। ऐसा इसलिए है कि मार्शल की स्थिरता जो है वह कीमत पे है आधारित है, जबकि वालेस की जो स्थिरता है वह मात्रा पर निर्भर करती है। इसलिए इन दोनों के बीच में मतभेद पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समीकरण को वालेस का नियम कहा जाता है? और ये आपका पीजीटी का है स्पेशली, ठीक है। पहला है सिग्मा पी एस इक्वल टू बराबर सिग्मा पी डी। दूसरा है ए डी बराबर दूसरा है ए डी एफ बराबर ए एस एफ। तीसरा है वाई बराबर सी प्लस आई प्लस जी, और चौथा है एस बराबर आई। क्या सोचिएगा क्या होगा? समझ गए होंगे आप लोग। इसका आंसर है पहला। इसे वालेस का नियम कहते हैं, जहां पर P क्या है, प्राइस है, P मीन्स प्राइस, और D का है डिमांड है, D मीन्स डिमांड, और S क्या है सप्लाई, SUP। ठीक है, समझ गए? तो यह है वालेस का नियम। वालेस ने सभी बाजार में व्यक्तिगत क्रेताओं विक्रेताओं की परस्पर क्रियाओं का वर्णन करने के लिए इसका समीकरण का प्रयोग किया था, और उसने यह भी कहा कि सभी संबंध वस्तुओं और साधनों की कीमतें और मात्राएं उनके द्वारा एक साथ निर्धारित की जा सकती हैं। ये वालेस ने कहा था इस समीकरण का प्रयोग करके। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, इसमें मांग एवं आपूर्ति वक्र का विच्छेदन बिंदु निर्धारित करता है मात्र संतुलन की कीमत का, या मात्र संतुलन मांग का, या मात्र संतुलन आपूर्ति का, या संतुलन कीमत मांग तथा आपूर्ति सभी का। इसका आंसर है संतुलन कीमत मांग तथा आपूर्ति सभी, क्योंकि यह सभी एक ही बिंदु पर निर्धारित हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आपने अर्थशास्त्र की कुछ परिभाषा जाना और जो इनके अर्थशास्त्रियों के विचार जाना है, और अर्थशास्त्र कितने प्रकार का होता है, कितनी विचारधारा का होता है, अपनी विचारधारा के बारे में जाना है, और जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र हैं टीजीटी पीजीटी के, इसमें हमने सभी कवर किया है। तो दोस्तों इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए DB एजुकेशन साथ में। आपका समय शुभ हो। जय हिंद।